ठीक है। इसमें हम लोग साथ में ना एक स्टेबलाइजर भी डाल देते हैं जो रिएक्शन को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाए। सेमी ब्लीच की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन और कास्टिक जो होते हैं ना वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, जब उन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो आग भी लग सकती है। इसलिए रिएक्शन को ज़रा स्लो स्लो चलाने के लिए ना हम लोग एक स्टेबलाइजर भी बीच में डालते हैं। उसका नाम, उसको हम स्टेबलाइजर ही बोलते हैं, स्टेबलाइजर सीफा बोलते हैं उसको, केमिकल का नाम होता है। काम उसका यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चलाए। उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है ना ये रंग उड़ाने का भी काम करती है, ये रंग उड़ाने का भी काम करती है। क्यों सूफी साहब? रंग उड़ा सकती है ना हाइड्रोजन, टिन किलर वॉश, ठीक है जी। हाइड्रोजन किलर वॉश लाजमी लगानी होती है, उससे पहले हम कॉटन डाइंग शुरू नहीं कर सकते। एक वॉश डाल लीजिए बीच में, हाइड्रोजन किलर, इसको पर ऑक्साइड किलर कहते हैं। ये केमिकल होता है, मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं। इसका काम सिर्फ यही होता है कि ये पर ऑक्साइड को ख़त्म कर दे और उसके बाद डाइंग की बिस्मिल्लाह करने की काबिल हम लोग होंगे। हमने अब डाइंग शुरू करनी है, ठीक है। ये नोट कर लें आप लोग, फिर मैं आगे कॉटन डाइंग की तरफ जाता हूँ। यहाँ तक ये ट्रीटमेंट हो गई। ये वॉश 80 पे लगा देंगे, उसके बाद एक सादा वॉश लगा के, रेंज लगा के डाइंग के लिए हम लोग स्टार्ट करने लगेंगे जी। नोट कर लें आप लोग, 2 ट्रीटमेंट है, स्कावर है, साइम ब्लीच है। कोई भी कॉटन की डाइंग होगी उससे पहले ये 2 ट्रीटमेंट लाजमी होंगे। अगर डार्क शेड होगा तो स्कावर, लाइट शेड होगा तो साइम ब्लीच। साइम ब्लीच और स्कावर में क्या फ़र्क है? सर जो स्कावर है वो डार्क कलर के लिए यूज किया जाता है। हाँ, स्कावर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होगी, ठीक है। और जो सेमी ब्लीच है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कॉटन का रंग काफ़ी लाइट हो जाएगा और वो लाइट शेड बनाने की काबिल हो जाएगी। समझ आ गई आपको? जी भाई, क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा अभी नहीं, चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ये आगे चलें। पानी फिल किया जाएगा मशीन में। पानी फिल करके हम लोग डाल देंगे नमक। नमक की जो मिकदार है वो डिपेंड करेगी शेड की डेप्थ के ऊपर। अगर शेड बहुत डार्क होगा तो ये नमक 85 ग्राम पर लीटर तक भी जा सकता है। अगर शेड लाइट होगा तो ये 55 से 60 ग्राम पर लीटर तक भी रह सकता है, ठीक है। लाइट शेड में हमें कम नमक की ज़रूरत होगी, डार्क शेड में हमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत होगी। ये नमक वही होता है जो हम सुबह अंडे में डाल के खाते हैं। हाँ, जो वो होते हैं ना टर्कवाइज शेड्स, रॉयल शेड, इनके अंदर हम एक दूसरा खास नमक इस्तेमाल करते हैं, उसको हम ग्लोबर साल्ट कहते हैं, ठीक है। ग्लोबर साल्ट। ये जो प्लांट लगा है जी जी, उसमें जो नमक डालते हैं ये वही है, कॉमन साल्ट है। उसको ब्राइन भी कहते हैं ना, सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। वो इन्होंने पहले बना के रख लिया ताकि इनकी मशीनों में डिस्पेंस हो सके, ठीक है जी। नमक की pH यहाँ 7 ही होती है। नमक तो न्यूट्रल होता है, नमक न्यूट्रल होता है, ठीक है। ठीक है, रेसिपी के मुताबिक पानी डाला जाएगा लिकर रेशियो पे। उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा सॉल्ट। नमक डालते ही ये नमक पानी में टूट जाएगा, Na+ और Cl- के आयन बना देगा। मुस्बत और नेगेटिव चार्जेस अपने ऊपर ले आएगा और इसमें से कोई एक चार्ज अपने आप को धागे के साथ जोड़ लेगा और दूसरा पानी के अंदर रहेगा। जब कलर आएंगे अंदर पानी के, आगे कलर की डोजिंग कराई जाएगी। कलर की डोजिंग इस वीक रिएक्शन के साथ अपने आप को धागे के साथ जोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। ये कलर आ गए, धागे, ये सॉल्ट के आयन की मौजूदगी की वजह से कलर भी अपने आप को मुस्बत और उसमें मनफी चार्ज में चेंज करेगा। कलर के जो है ना कंपाउंड्स वो भी टूट जाएंगे और मुस्बत और मनफी चार्ज में तब्दील हो जाएंगे। ये टेम्परेचर होगा इस वक्त इसका 60 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा सारे प्रोसेस में। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अगर मैं डील कर रहा हूँ टर्कवाइज शेड के साथ या रॉयल शेड के साथ या रेड के साथ
तो रंग डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको 80 पे भी ले जाऊंगा। समझ आ गई आपको? इसको हम बोलते हैं कलर माइग्रेशन। ठीक है, कलर डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसको 80 पे भी ले जाऊंगा और उसको हम बोलते हैं कलर माइग्रेशन। माइग्रेशन की जाती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ट्वेंटी मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर कूलिंग लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई माइग्रेशन वाला बैग डाई कर रहे हैं, 60 से हम लोग 80 पे चले गए, 80 के बाद दोबारा फिर हम 60 पे कूलिंग करके लेके आएंगे। फिर स्लो स्लो हम लोगों ने सोडे की डोजिंग शुरू करनी है। ठीक है, स्लो स्लो सोडे की डोजिंग हमने शुरू करनी है। यहाँ तक इसकी पीएच 6.5 से 7 के करीब होगी जब हम डाइंग शुरू करेंगे। 6.5 पीएच होगी, थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा लेवलर, साल्ट और उसके बाद कलर जा चुके होंगे। 6.5 तक इसकी पीएच होगी। यहाँ से हमने सोडे की डोजिंग शुरू करनी है। माइग्रेशन के बाद लाकर उसे दोबारा 80 पे 60 पे लाके ना कूलिंग करके, कूलिंग टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से सोडे की डोजिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, सोडा डोजिंग। फिक्सेशन के लिए हमें सोडे के साथ कास्टिक की जरूरत भी होगी। आप लोग पूछ सकते हैं कि ये सोडा कौन सा सोडा है? किसी के ज़हन में सवाल है? सोडा ऐश। वेरी गुड, शाबाश, ये सोडा ऐश है। इसको हम लोग घरों में खारा सोडा भी कहते हैं। कपड़े धोने के काम आता है ये घरों में। ठीक है, इसको घरों में खारा सोडा भी कहते हैं। एक मीठा सोडा भी होता है जो बेकिंग के काम आता है, उसका फार्मूला कुछ और होता है। जो खारा सोडा होता है उसका फार्मूला कुछ और होता है। जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं उसका फार्मूला ये है। इंतहाई डार्क शेड के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, इंतहाई डार्क शेड्स, मीडियम शेड। जी, सोडे की डोजिंग शुरू हो गई। इंतहाई स्लो 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 सोडे की डोजिंग हम लोगों ने करनी होती है। कौन बच्चा बताएगा कि पीएच क्या होती है? पानी का जो जी, पीएच बोलते हैं एग्जैक्टली पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नोट कर लें, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर कितनी है उसके अंदर? अगर तो वो एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन की पावर कम होगी। 7 से नीचे जाते जाएंगे तो वो एसिडिक नजर आएगा आपको। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इंतहाई एसिडिक 1 होगा। इंतहाई बेसिक जो है जिसमें दूसरी साइड पे वो 7 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। 8, 9, 10, 11। जैसे ही आप सोडे की डोजिंग शुरू करेंगे ये पीएच बढ़ना शुरू हो जाएगी। 7 से 6.5 से आपने शुरू किया, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। 7 से 8 होगी, 8 से 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी। स्लो स्लो बढ़ाएं इसको, स्लो स्लो डोजिंग कराएं। यानी कि 30 मिनट्स में, 35 मिनट्स में डोजिंग कंप्लीट करें इसकी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता पीएच बढ़े। अगर एकदम से सोडा अंदर चला जाएगा तो पीएच शॉकिंग इंक्रीज होगी और बैच हमारा अनलेवल हो जाएगा। समझ आइए आपको बात? वेरिएशन आ जाएगी उसमें। जी, स्टैंडर्ड बने हैं, मैंने आपको बताया। 30 मिनट्स में आप डालें उसको, 30 से 35 मिनट्स के अंदर। ठीक है, कास्ट सोडा। और वो उसके बाद सोडे की डोजिंग के बाद 25 मिनट उसको चलने दें, 25 से 30 मिनट। उसके बाद उसका शेड चेक करें। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आपने सब कुछ ठीक डाला होगा तो शेड बिल्कुल ठीक रहेगा। सही है, श्योर? फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसके बाद आपको एडिशन वगैरह दे सकते हैं। जी, अब बताएं जी। ठीक है, कॉटन डाइंग के बाद शुरू होगी उसकी वॉशिंग। इसके बाद हम करेंगे वॉशिंग उसकी, ताकि जब वो धागा आगे यूज़ हो आउटर स्ट्राइपर में या कहीं और तो उसकी कलर ब्लीडिंग ना हो। समझ आ गई आपको बात? ताकि कलर ब्लीडिंग से हम लोग बच सकें, उसके लिए हम लोगों ने जो केमिकल बनाए हुए हैं उसका नाम होता है सोपिंग एजेंट। क्या बोला? सोपिंग एजेंट। ये इसका किरदार वैसे ही होता है जैसे अनफिक्स डाइज को रिमूव करने वाला। कॉटन के अनफिक्स डाइज को रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल होता है सोपिंग एजेंट। इसका काम ये होता है कि जो रंग फिक्स होने वाले फिक्स नहीं हो सके उनको ये निकाल दे बाहर।
ठीक है, ताकि वो बाद में जाके कलर ब्लीडिंग में ना हो। जैसे हम लोग कोई ऑटो स्ट्राइपर का कपड़ा बनाते हैं जिसमें ग्रीन कलर भी है और येलो कलर भी है, तो येलो के ऊपर ग्रीन का इफेक्ट ना आ जाए, या वाइट के ऊपर ब्लैक का इफेक्ट ना आ जाए। जैसे इन्होंने ब्राउन और वाइट पहना हुआ है तो वाइट के ऊपर ब्राउन का इफेक्ट ना आ जाए। ठीक है, सोपिंग एजेंट से उसको वॉश करके अनफिक्स डाइज निकाले जाते हैं। जो बहुत डार्क शेड होते हैं, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, उसमें हम डबल सोपिंग भी कर देते हैं। टर्क्वाइज में डबल सोपिंग भी कर देते हैं। 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोपिंग की जाती है और इसमें साबुन जैसे केमिकल डाले जाते हैं ताकि अच्छे तरीके से कपड़ा वॉश हो जाए 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रेड कलर में हम 2 दफ़ा भी कर देते हैं। ठीक है, चलें और आप किया जाए इसको जी। कॉटन डाइंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बच्चों का हो तो वो पूछ सकते हैं। ये नमक का जो बादल आया है मार्केट में कि नहीं, कि लाजमी नमक ही डालना है? यार वो असल में वो जो कलर्स बने हुए हैं ना, जो कलर्स मार्केट में आ रहे हैं कॉटन डाइंग के, वो नमक के साथ ही डाई होते हैं ना। जब वो कलर कोई और आ जाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला इसमें कोई इन्वेंशन हो जाएगी। अभी जो कलर चल रहे हैं ना हमारे पास, वो नमक के साथ ही डाई होने हैं। जी, पॉलिस्टर डाइंग की तरफ चलें। पॉलिस्टर डाइंग जो है ना भाई, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है इसके अंदर। एसिड की मौजूदगी में 4.5 pH पे ये डाई किया जाता है। पॉलिएस्टर जो है, पढ़े हैं ज़रा यार कोई प्लीज़ आप। 130 डिग्री पर की जाती है तथा की मौजूदगी में रंग और केमिकल 70 डिग्री सी पर मशीन में डोज किए जाते हैं। किए जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मशीन का दर्जा बढ़ाया जाता है। जो टेम्परेचर ऊपर जाता है पॉलिस्टर फूलने लगता है और रंग उसके अंदर घुसने लगते हैं। फिर 130 डिग्री पर पहुँचा 40 मिनट रन टाइम दिया जाता है। इस रन टाइम के बाद कूलिंग शुरू की जाती है। कूलिंग करने से पॉलिस्टर सुखड़ने लगता है और रंग पॉलिस्टर के अंदर फंस जाता है। पहले आप ये बताएं, आपको इसका क्या समझ आया जो इन्होंने पढ़ा है? एनीबॉडी? जी हाँ जी, हाँ जी 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 हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। एनीबॉडी? और कोई बताना चाहता हो? क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? पॉलिस्टर फूल जाता है 130 पे जाके, और जो कलर होते हैं ना उस बात में पड़े हुए पानी के अंदर जो कलर होते हैं वो उसके अंदर एंट्रैप जो होते हैं उसके अंदर जाते हैं और फिर हम उसको कूलिंग लगाते हैं तो पॉलिस्टर दोबारा वापस अपने साइज़ पे आना शुरू हो जाता है। फूला हुआ पॉलिस्टर दोबारा से सिकुड़ने लगता है और वो कलर जो है ना वो उसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, वो उसकी डाई फिर उसके अंदर इसी में नज़र आना शुरू हो जाता है। समझ आई बात? इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये होगी कि पानी का हर कतरा एक जैसे रंग से भरपूर हुआ हो। ठीक है, ये ना हो पानी में किसी जगह रंग कुछ और हो, किसी जगह रंग कुछ और हो, नहीं तो पॉलिस्टर का बात अनलेवल होगा। इसके लिए हमारे पास डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं। जो डिस्पर्सिंग एजेंट हमारे पास यहाँ MDM में चल रहा है उसका नाम है एक्सोलूब NC। इसको डिस्पर्स डाइंग भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम डिस्पर्स डाइंग भी कहते हैं। इसका जो डिस्पर्सिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एक्सोलूब NC। सुना होगा आप लोगों ने? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और इसके साथ एक लेवलर जो है हम लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं जो धागे को एक जैसा फूलने पे मजबूर करे, एक जैसा धागा फूला हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं निकासन सॉल्ट। निकासन सॉल्ट की मिकदार 0.5 ग्राम पर लीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये रंग को उतारना शुरू कर देता है, जबकि इसकी मिकदार हम लोग 1.5 ग्राम पर लीटर यूज़ कर लेते हैं ताकि ये पूरे के पूरे पानी में एक जैसे रंग फैला के रखे। ये दोनों चीज़ें 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मशीन में डाल दी जाती हैं और रंग भी जो है ना डोज करना शुरू कर दिए जाते हैं। ठीक है, कलर इसके साथ होता है एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4.5 इसकी pH होती है। एसिडिक बात में पॉलिस्टर डाइंग की जाती है। ठीक है, और कलर डोजिंग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर
हम लोग कलर की डोजिंग शुरू कर देते हैं जी। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने के बाद स्लो इसका टेम्परेचर ऊपर चढ़ाते हैं। कलर डोजिंग के बाद स्लो 2 डिग्री सी पर मिनट के हिसाब से। आगे दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये सारा मैंने आगे इसका चार्ट भी बनाया हुआ है, आपको आसानी से समझ आएगा। ये कॉटन डाइंग है। स्कावर सेम ब्लीच के बाद देखिए न्यूट्राइजेशन हो रही है, डाइंग शुरू हो रही है, सॉल्ट डाला जा रहा है, कलर डोजिंग। ये कॉटन डाइंग का मैंने आपको बता दिया है, सोडा डोजिंग वगैरह ये वो। इसके बाद ये पॉलिस्टर डाइंग आई, ठीक है। इस पॉलिस्टर डाइंग में ये डिस्पर्सिंग एजेंट, लेवलिंग एजेंट डाल दिया हमने, 4.5 इसकी पी आ जाए। कलर डोजिंग शुरू हो गई। 70 से 110 तक 2 डिग्री सी पर मिनट पे ये जाएगा, ठीक है। 110 से फिर 130 पे लेके जाना है। 1 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे 1 मिनट में, स्लो ऊपर लेके जाएंगे। आहिस्ता ये 130 पे जाएगा। आपसे क्लियर है, समझ आ रही है? स्लो टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि आहिस्ता वो फूले, ठीक है। फिर 130 पे जब वो पहुंच जाएगा फिर हम उसे 40 मिनट तक चलाएंगे। 40 मिनट तक हम उसे 130 पे चलाए जाएंगे, ठीक है। अब मेरे साथ है ना आप लोग सारे? अच्छा, जैसे ही 40 मिनट पूरे होंगे फिर हम क्या शुरू करेंगे? शाबाश, वेरी गुड। फिर कूलिंग शुरू होगी, ठीक है। फिर कूलिंग शुरू होगी, आहिस्ता टेम्परेचर नीचे आएगा और पॉलिस्टर सुखड़ना शुरू हो जाएगा जी। हाँ, वो फिर वो 2 डिग्री सी पर मिनट से 2 डिग्री सी पर मिनट से हम कूलिंग लगाएंगे। 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिरेगा 1 मिनट में, ठीक है। नीचे आता जाएगा और फिर कूलिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद शेड चेक करें। नहीं, वो देखिए मेरी बात से, आप मेंटेनेंस के हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल वाल लगा होता है, ठीक है। 2 डिग्री सी पर मिनट से मैं खुद जाके नहीं मशीन का वैल खोल रहा, ऑटोमेटिक वैल लगे हुए हैं, उनको एयर सप्लाई दी जा रही है। अगर वो टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा नीचे जल्दी गिरने लगता है ना, तो फिर वो उसको थोड़ी सी हीटिंग भी लगाता है, उसको बरकरार रखता है अपने उसको ग्रेडियंट को बरकरार रखता है। जो ग्रेडियंट इसे बोलते हैं, ऊपर नीचे जाने का तनासब जो है ना, हाँ उसको बरकरार रखता है, ठीक है। ये पॉलिस्टर डाइंग है। सेम ऐसे ही नायलॉन डाइंग है, लेकिन उसमें होता है लाइक्रा, जो आप पूछ रहे थे, उसमें होता है लाइक्रा। उसको हम 130 पे नहीं लेके जा सकते, उसको हमने 50 डिग्री से उसको शुरू करना होता है। उसकी कलर डोजिंग 50 पे होती है। 98 तक मैक्सिमम उसे हम लेके जा सकते हैं, 98 से ऊपर नहीं हमने उसे लेके जाना। और इंतहाई स्लो उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है नायलॉन का। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट से हम उसे ऊपर लेके जाते हैं नायलॉन को, और आहिस्ता स्लो उसे ऊपर लेके जाके 98 तक अचीव होता है। 98 पे कुछ देर चला के फिर हम लोग उसका शेड चेक कर लेते हैं। मिलते जुलते ही उसके भी केमिकल हैं नायलॉन के। एक केमिकल उसका मेरोपेन है, और डार्क शेड की आपको आरसी की ज़रूरत पड़ेगी। चलें, नायलॉन में सेम ऐसे ही होगा। उसका ये शुरू में उसकी प्री ट्रीटमेंट करने के बाद जो थोड़ी सी एक डी ऑयलिंग की वाश लगती है, उसके बाद हम सेराबेट IBM डालेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कलर डोजिंग की जाएगी, टेम्परेचर राइज किया जाएगा 50 से 70 पे। 70 पे एक और केमिकल डलता है मेरोपेन। ये इसके रंगों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे पानी में, जैसे उसका एक्सोलुबेंसी है, इसका मेरोपेन है। बफर भी है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद 98 तक इसका टेम्परेचर पहुंचाया जाता है। इंतहाई स्लो आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा 1 मिनट में। ये 70 से जब 98 पे जाएगा नायलॉन जो है, जैसे ही ये 98 पहुंचेगा फिर हम इसे 40 मिनट चलाएंगे। उसके बाद कूलिंग करने के बाद शेड चेक किया जाएगा। लेकिन इसके रंग पूरी तरह पक्के नहीं होते, इसके रंग कच्चे होते हैं, इसलिए इसको फिक्सर लगाया जाता है बाद में, ठीक है। नायलॉन को फिक्सर लगाया जाता है। ये इसका फिक्सर है रिवाइन KNR, ये जो MTM में इस्तेमाल हो रहा है। डार्क शेड के लिए 2 हॉट वाशें लगाते हैं और उसके बाद रेंजर लगा के फिक्सर लगा देते हैं। मीडियम शेड को 2 हॉट वाशें 80 पे लगाते हैं, डार्क शेड को 2 हॉट वाशें 98 पे लगाते हैं। सादे पानी की वाशें होती हैं, 90 पे 2 हॉट वाशें लगा के फिक्सर लगा देते हैं। जबकि मीडियम शेड को हम 80 पे 2 वाशें लगा के फिक्सर लगा देते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे,
इसकी नायलॉन की पोस्ट ट्रीटमेंट कैसे हो रही है, इसका फिक्सर का नाम क्या है। ये यार्न डाइंग मशीन की एक शक्ल दिखाई हुई है। इस तरह से इसके अंदर कोने लोड्स हुई होती हैं और ये इसका बनाया होता है पंप, और ये एक बंद मशीन की असेंबली दिखाई हुई है आपको, ठीक है। कोने इस तरह से लोड है जिनको नीचे से पंप का प्रेशर जाता है। ये देखिए, ये भी एक तस्वीर यार्न डाइंग मशीन की है। ये हमारा ग्रे स्टोर आया था। यहाँ पे जो भी धागा जिस वेंडर का आया होता है ना, वो मौजूद होता है इधर, और इसके ऊपर लिखा होता है बोरे का वजन, उसके बाद उसका सोर्स इजिप्ट से है, यूएसए से है, कहाँ से है धागा, ठीक है, काउंट क्या है, उसका अप्लाई क्या है, उसका टैक्स क्या है, ये सारा कुछ इसके ऊपर इन्होंने मेंशन करके ना टैग लगा के स्टोर में रखा होता है। जिसको चाहिए होता है वो अपने ऑर्डर के हिसाब से यहाँ से इशू करवाता है सॉफ्ट वाइंडिंग के लिए। ग्रे स्टोर में कोरा धागा पहचान के मुताबिक रैग्स में जोड़ दिया जाता है। धागे के बैग पर वजन, धागे का काउंट प्लाई और कंपनी या सोर्स वगैरह लिखा होता है, ठीक है। आगे चले, ये सॉफ्ट वाइंडिंग का एरिया आ गया है। ग्रे स्टोर से धागा सॉफ्ट वाइंडिंग को इशू होता है। इस डिपार्टमेंट में धागे को गत्ते की कोन से प्लास्टिक की सुराखदार कोन्स पर वाइंड किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर आप मशीन पे देख रहे होंगे, नीचे गत्तई कोने पड़ी हैं और ऊपर वो प्लास्टिक ट्यूबों पे सॉफ्ट वाइंडिंग मशीन उसे बना रही है, ठीक है। ये बैच के हिसाब से तैयार किया जाता है। जो कार्ड इशू होता है ना लॉट का, कि ये इतना माल आप उठा लाएं और उसकी 1000 किलो की लाट बना दें, या 3 किलो की लाट बना दें, या 10 किलो की बना दें, या 15 किलो की बना दें, तो उस हिसाब से सॉफ्ट वाइंडिंग ऑपरेटर को प्लान मिल जाता है। नीचे आते हैं जी, यार्न बैच सेक्शन है। सॉफ्ट वाइंडिंग कर करके ना ऑपरेटर बैच बना के कार्ड के हिसाब से ना एक जगह पे रख रहा होता है, उसको हम यार्न डाइंग बैच सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ ये होता है कि यहाँ कार्ड लग जाता है, उसको डॉक्यूमेंट पूरा लग जाता है कि इस मशीन की लॉट है, इसका ये लॉट नंबर है, इसका इतना वजन है, इसकी इतनी कोने हैं, ठीक है। सारी डिटेल उसके ऊपर लिख के तो लगा देते हैं, कार्ड एक इशू हो जाता है उसका। नीचे आते हैं, ये कैरियर बना हुआ है जो मशीन के अंदर लोड होता है, जिसके अंदर होल्स होते हैं और इसके ऊपर हम ये कोने इस तरह भर देते हैं और ऊपर से उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये कैरियर लोडिंग दिखाई हुई है, क्लियर है, समझ आ रही है जो मैंने आपको बताया था शुरू में। ये देख लीजिएगा, सारी तस्वीरें आपके पास हैं। ये जी मशीन के 2 फ्लो हैं। ये हीट एक्सचेंजर लगाया था ऑटोमेटिक, जो भी टेम्परेचर अचीव करना हो, चाहे कूलिंग लगानी हो चाहे हीटिंग लगानी हो, ये इस मशीन में जाने से पहले यहाँ से गुजर के फिर जाता है ताकि टेम्परेचर अचीव हो सके, सही है। 2 फ्लो है। एक फ्लो का नाम इनटू आउट है, जैसे ये एक धागे की ट्यूब है अंदर वाली, ये उसके ऊपर धागा लगा हुआ है। एक फ्लो यहाँ से दाखिल होगा, अंदर से यूं होके इधर से धागे में से होके बाहर आके दोबारा से पंप में जाएगा और पंप से होके दोबारा इधर चला जाएगा। समझ आ गई? इसको हम लोग बोलते हैं इन टू आउट, ठीक है। जबकि एक फ्लो ऐसा बनेगा, ये पंप लगा हुआ है, यहां से पंप फ्लो भेजेगा बाहर से, समझ आई, इधर से धागे के अंदर से होके ट्यूब में से होके इधर पंप में वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं आउट टू इन, क्लियर है। ये इन टू आउट है। यहाँ ये बता रहे हैं कि 2 किस्म के फ्लो हैं, एक का नाम इन टू आउट है, एक का नाम आउट टू इन है। फिर इसमें एक हीट एक्सचेंजर होता है और उसके अलावा इसमें एक फ्लो थ्रू पंप होता है जो नीचे पंप लगा हुआ है। इस तरह से यार्न डाइंग हो रही होती है। क्लियर, समझ आइए आपको थोड़ा क्लियर। प्रेशर इसका होता है 2.5 बार से ये शुरू हो जाता है, और उसके बाद अगर तो पॉलिस्टर डाइंग है तो ये 5 बार तक भी चला जाता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी साथ शामिल हो जाता है ना, वेपर प्रेशर भी आ जाता है। सॉरी, ये एक यार्न डाइंग का प्लांट है, आप गौर से देख लें, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की मशीनें नज़र आ रही हैं। ये जैसे ये एक मशीन है, ये कोई 300 किलो का बैच होगा, ये 150 किलो का होगा, ये 700 किलो का है। मुख्तलिफ मशीन है। ऊपर मशीनों के हेड और ऑपरेटर खड़े होते हैं, नीचे उनकी असेंबली मेंटेनेंस वालों का काम होता है सारा, उनके पंप वेल्व वगैरह ये वो सारे नीचे लगे होते हैं, ठीक है। एक पिक्चर दिखाई है यार्न डाइंग प्लांट की।
ये हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन है, इसके अंदर धागा जाके स्पिनिंग एक्शन में घूमता है और उसका 80% पानी निकल जाता है बाहर। ये एक आरएफ ड्रायर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रायर इसको बोलते हैं। इस पे बस हम कोने रखते हैं और वो बेल्ट चलता रहता है, कोने बाहर निकल जाती हैं और इसमें बाकी जो 20% मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, या उसमें से 12% निकल जाता है, 8% हम उसके अंदर रहने देते हैं। ठीक है, वो ज़रूरत होती है उसकी निटिंग में। रेडियो फ्रिक्वेंसी ड्रायर का प्रोसीजर सेम वैसे ही है जैसे एक माइक्रोवेव ओवन होता है। इसमें शुआएँ ऊपर से आती हैं और धागे को ड्राई करती हैं। कोई इलेक्ट्रिकल वाला होगा तो उसके बेटर आइडिया होगा। ये अनलोडिंग है धागे की। उसके बाद ड्रायर होने के बाद हम ट्रॉलियों में डालकर इसे फिर प्री हार्ड एरिया में ले जाते हैं, पैलेट वगैरह के ऊपर रख के। ठीक है, ये जी हमारी फाइनल वाइंडिंग है। प्लास्टिक ट्यूब से दोबारा से वो गत्ते की ट्यूब पे हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हार्ड वाइंडिंग। क्लियर है, आपको समझ आ गई? हार्ड वाइंडिंग के बाद फिर ये डिस्पैच के लिए तैयार हो जाता है। यार्डनाइंग से रिलेटेड कुछ सवाल आपके जहन में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, फिर उस बैच को हमें रीप्रोसेस करना पड़ता है। उसको इन मिड आउट फॉल्ट कहते हैं। इन मिड आउट का फॉल्ट आ जाता है, उसमें वेरिएशन बन जाती है। उसकी कई वजूहत हो सकती है। अगर ऊपर लगी हुई प्लेट्स सही तरह टाइट ना की हो तो पानी कोई और रास्ता ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से इन मिड आउट का फॉल्ट आ जाता है। उसको फिर रीप्रोसेस करना पड़ता है जी। और कुछ ही वो डेड कॉटन और ट्रैश उसमें आती है लूज फाइबर में। उसके लिए डाई करने से पहले ट्रैश रिमूवल एरियाज बनाए हुए हैं उन्होंने। मैक्सिमम तो उसमें निकल जाता है, बाकी स्पिनिंग वाले फिर निकालते हैं जी। रेडियो फ्रीक्वेंसी जी। ठीक है जी, अगले स्पीकर आए हुए हैं उनको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।